जय हिंद। इससे पहले का वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, द्विघात समीकरण को हम पहचानेंगे कैसे, और द्विघात समीकरण में शून्य कितने होते हैं या मूल कितने होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं और इन मूल या शून्यकों का मतलब क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई दिया गया द्विघात समीकरण होता है, उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0 और इसके मूल होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इसके दो ही मूल क्यों होते हैं या शून्यक होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो कोई दिए गए समीकरण में उस समीकरण की जो चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होती है, उसकी जितनी घात होगी उस समीकरण के उतने ही मूल होते हैं। इसलिए द्विघात समीकरण में इसकी घात 2 की है सबसे बड़ी, अतः इस द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, 2 मूल, अल्फ़ा और बीटा, जिन्हें नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं इन मूल और शून्यकों का काम क्या होता है। तो द्विघात समीकरण को हल करने पर जो यक्स के 2 मान हमको मिलते हैं, अल्फ़ा और बीटा, यदि उन मानों को उठा करके समीकरण में रख दिया जाए तो वो समीकरण के पूरे मान को 0 कर देते हैं, यानी कि समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं। तो चर राशि का वह मान जो समीकरण में रखने पर पूरे समीकरण के मान को शून्य कर दे, उस समीकरण का मूल या शून्यक कहलाता है। तो इसको हल करने के लिए 3 विधियां होती हैं द्विघात समीकरण को। पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्णवर्ग विधि, पूर्णवर्ग बनाकर, और तीसरी विधि है द्विघात समीकरण के सूत्र से, द्विघात समीकरण के सूत्र से। अब इसमें 2 विधियां आ जाती हैं। पहली विधि इसमें आ जाती है श्रीधराचार्य, और दूसरी विधि इसमें आ जाती है उमर खयाम विधि। तो इसमें हम सब विधियों के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे किस विधि द्वारा समीकरण को हल किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए आइए इस पर सवाल लगाते हैं। चलिए मान लीजिए कोई सवाल दिया गया है द्विघात समीकरण 3x² - 4x - 4 = 0, मतलब बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करो। ये सवाल पूछा गया था यूपी 2016 में, उत्तर प्रदेश के जो हाई स्कूल का बोर्ड है 2016 में ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए गुणनखंड विधि में कौन कौन से तरीके होते हैं। तो गुणनखंड विधि में जब सवाल को हल किया जाता है तो जो ये bx होता है, यानी कि बीच वाला मान, इस मान को हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं, और वो दोनों भाग इस प्रकार से होते हैं कि अगर उनको जोड़ा जाए तो बीच की संख्या मिल जाए, यानी कि बीच का गुणांक यक्स का, और अगर उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए तो हमको लास्ट वाली संख्या यानी कि सी का मान मिल जाए। अब हमको पहचानना ये है कि कब मानों को जोड़ा जाए, कब घटाया जाएगा। तो देखिए, गुणनखंड विधि में हमको देखना होता है सबसे लास्ट वाली संख्या सी को। अगर सी का मान माइनस के साथ दिया है तो लास्ट वाली संख्या का गुणनखंड हम इस तरह से करते हैं कि गुणा करने पर हमको 4 मिल जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर घटाया जाए तो हमको कितना मिल जाए, 4 मिल जाए। यहाँ पे दिया है माइनस, इसका मतलब इस सवाल में हम 4 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 4 आए और घटाने पर भी कितना आए, 4। ऐसा कोई संभव ही नहीं है, गुणनखंड ही। तो जब यहाँ से इसका गुणनखंड होगा 2 × 2 बराबर 4, या 4 × 1। अगर 4 में 1 को जोड़ा जाए तो 5 मिलेगा, और 2 में 2 को जोड़ा जाए
तो 4 मिलेगा, सॉरी घटाया जाएगा, 4 में से 1 को घटाया जाए तो 3 मिलेगा और 2 में से 2 को घटाया जाए तो 0 मिलेगा। घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है। तो जब यहाँ से गुणनखंड नहीं मिलता है तो इस संख्या का गुणा हम ले आकर के x स्क्वायर के गुणांक से करा देते हैं। 4 का गुणा हम किस में करा देंगे? 12 में। 4 गुणे 3 बराबर 12। हमको मिला कितना? 12। अब हम इस 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर हमको 12 मिल जाए और घटाने पर बीच वाली संख्या मिल जाए। तो गुणा करिए, 6 दूना 12, 6 गुणे 2, गुणा करने पे हमको 12 मिल गया और 6 में से 2 घटा दिए तो हमको 4 मिल गया। यानी कि 12 के ऐसे 2 गुणनखंड होंगे 6 और 2, जिनको गुणा करने पर 12 मिल जाएगा और 6 में से 2 घटा दिया जाए तो 4 मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं सवाल पे। अब इसको हम लगाते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, इस 4 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। 6 माइनस 2 बाहर लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6 का गुणा इसमें हुआ माइनस 6x, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस और 2 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 2x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हमको देखिए कॉमन क्या मिल जाएगा? 3 यहाँ पर भी है और इस 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो हमको कॉमन मिल जाएगा 3x और बचेगा क्या? 3x तो हमने कॉमन ले लिया। अब इस कॉमन से अगर हम इसमें भाग दे दें, कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो संख्या हम कॉमन ले रहे हैं उससे बाकी संख्याओं में हम भाग दे देते हैं। तो x से x की एक घात कट गई, 3 से 3 कट गया तो बचा कितना? x। मतलब यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारा बचेगा x और माइनस 6x में अगर हम इस 3x से भाग दे देंगे तो x से x कट गया, 3 दूना 6, बचा कितना? 2। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस। अब जितना काम ये x माइनस 2 पहले ब्रैकेट में आया है वही अगर दूसरे ब्रैकेट में भी आया तो हमारा गुणनखंड सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या कॉमन मिलेगा? 2। यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अब ये हो गया पूरा एक पद, ये हो गया पूरा एक पद। इसमें से हमें x माइनस 2 दोनों जगह है तो x माइनस 2 हमको मिल जाएगा कॉमन और बचेगा कितना? 3x प्लस 2। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 2। तो ये दोनों हमारे होंगे इसके गुणनखंड। लेकिन हमें x के वो 2 मान ज्ञात करने हैं जो अल्फ़ा और बीटा को प्रदर्शित करें। तो इसलिए अब हम आगे लिखेंगे यदि, अब क्या करेंगे? x माइनस 2 बराबर 0 हो जाए, हम रखेंगे x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2। यानी कि x का जो पहला शून्यक होगा या मूल होगा वो कितना होगा? 2। यानी कि अगर इस समीकरण में हम x बराबर 2 रख दें तो टोटल मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ये तो हम लगा लिए। अब आते हैं 3x प्लस 2 पे, लिखेंगे अब यदि 3x प्लस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर प्लस 2 को हम लेके उधर जाएंगे, किस में चला जाएगा? माइनस में। तो x बराबर माइनस 2/3। यानी कि x का जो दूसरा मान है वो है माइनस 2/3। अगर इस मान को हम इस समीकरण में उठा के रख दें तो ये भी मान इस पूरे समीकरण को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। तो x के जो मान होंगे हमारे वो होंगे 2, माइनस 2/3। इन्हें ही हम कहेंगे समीकरण के मूल या शून्यक। तो गुणनखंड विधि से इस तरह से हम सवाल करते हैं। तो अभी तो हमने देखा कि लास्ट में अगर माइनस की संख्या हो तो हम कैसे गुणनखंड करते हैं। अब इसके आगे हम सवाल जो लगाएंगे कि लास्ट वाली संख्या को प्लस, यानी कि कब बीच वाले भाग को तोड़ा जाए कि गुणा करने पर c का मान मिले और जोड़ने पर बीच वाली संख्या मिले, उसको देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। चलिए आइए अब देखते हैं कि जब लास्ट वाली संख्या प्लस चिन्ह के साथ होगी तब हम समीकरण का गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे।
नियम पहले जैसा ही रहेगा। इस बीच वाली संख्या को हमें 2 भाग में तोड़ करके गुणनखंड करना है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है कि यहाँ पर प्लस होने की वजह से लास्ट वाली संख्या का गुणनखंड 2 भागों में इस तरह से किया जाता है कि गुणा करने पर हमें लास्ट की संख्या मिल जाए, यानी कि गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने पर 11 आ जाए। ऐसी कोई संख्या है? 2 एकड़ नम 2, 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 3, यानी कि गुणनखंड नहीं हो रहा है। जब यहाँ से गुणनखंड नहीं होता है तो लास्ट वाली संख्या का ले जा कर के गुणा कहाँ करा देते हैं? यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। कितना हो गया? 5 दूना 10। अब ये आया कितना? 5 गुणे 2 बराबर 10। अब 10 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। क्या कोई ऐसी संख्या है? 5 दूना 10, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा। 10 एकड़ नम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 आएगा, यानी कि 10 गुणे 1 बराबर 10, और 10 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 11, यानी कि गुणा करने पर हमें 10 मिल गया और जोड़ने पर हमें बीच वाली संख्या मिल गई। तो हमारे 2 जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 10, 10 और 1। चलिए 5 यक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 11 को क्या लिखेंगे? 10 प्लस 1 यक्स प्लस 2 बराबर 0। 5 यक्स स्क्वायर, इसका गुणा होगा, माइनस का गुणा अंदर हुआ माइनस 10 और यक्स में गुणा हो जाएगा 10 यक्स, माइनस प्लस का गुणा माइनस और 1 का गुणा यक्स में होगा तो यक्स प्लस 2 बराबर 0। हमको यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा? इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5, यानी कि 5 यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, और यक्स की 2 घात, यक्स की 1 घात, तो सबसे छोटी घात हमको कॉमन मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से कॉमन हो जाएगा 5 यक्स और बचेगा क्या? यक्स माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? सॉरी, ये 5 जब हम कॉमन ले लेंगे तो 5 यक्स से भाग दिए इसमें तो हमको मिला यक्स, और 5 यक्स से 10 यक्स में भाग देंगे तो हमको मिलेगा 2। जो मान यहाँ पे आया है वही मान हमको यहाँ पर भी लाना है दूसरे वाले ब्रैकेट में। तो यहाँ पे यक्स आया है प्लस के साथ, 2 आया है माइनस के साथ, और यहाँ पे यक्स है माइनस के साथ, 2 है प्लस के साथ। तो अगर हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लें तो यक्स किस में आ जाएगा? प्लस में, और प्लस किस में? प्लस 2 किस में चला जाएगा? माइनस में। फिर अगर हम गुणा कराएंगे तो हमको पहले वाला मान मिल जाएगा। -1 में यक्स का गुणा माइनस यक्स, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 1 का गुणा 2 में तो 2, फिर बराबर हो गया 0। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा कॉमन यक्स माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5 यक्स माइनस 1 बराबर 0। अब गुणनखंड तो हमारा हो गया। अब हम लिखेंगे यदि यक्स माइनस 2 बराबर कितना हो जाए? 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये होगा हमारा पहला शून्यक जो इस समीकरण के मान को पूरी तरह से 0 कर देगा। दूसरा 5 यक्स माइनस 1, यदि 5 यक्स माइनस 1 बराबर 0, तो 5 यक्स बराबर, इसको इधर लेके चले जाएंगे, +1 हो गया। यक्स बराबर 1/5 इधर गुणे के रूप में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा? भाग में, यानी कि ये हो गया। यानी कि जो यक्स के 2 शून्यक हैं, कौन कौन से हैं? पहला है 2 और दूसरा है 1/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यक्स के ये वो 2 मान हैं जो इस पूरे समीकरण को क्या कर देंगे? संतुष्ट कर देंगे। पहला मान हो गया अल्फ़ा, दूसरा मान हो गया बीटा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।